ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण जातकों की कुंडली में देखने को मिलता है। देखा जाए तो बहुत सारे अनगिनत शुभ योग हैं, लेकिन जब भी यह शुभ योगों का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं इन शुभ योगों में चंद्रमा और सूर्य की अंशों की दूरी को भी देखना पड़ता है। तब जब दूसरे ग्रहों के आपस में मिलने के कारण यह योग निर्माण होते हैं। ज्योतिष में बहुत सारे योगों का महत्व है और जिसमें कुल मिलाकर के देखा जाए तो 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र, इन सब का समावेश होने के पश्चात ही अलग अलग प्रभाव और ग्रहों के कारण शुभ योगों का निर्माण होता है। क्योंकि सभी ग्रह अपना अलग अलग प्रभाव रखते हैं। नक्षत्रों में जाने के बाद उनकी सिचुएशन बदल जाती है। कहीं पर वह सकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं तो कहीं पर वह नकारात्मक और पापी तक बन जाते हैं। पापी ग्रहों में देखा जाए तो और क्रूर ग्रहों में भी देखें तो पापी और क्रूर ग्रह जो होते हैं वह राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, ये पापी और क्रूर ग्रह माने जाते हैं। लेकिन अगर आप पापी ग्रहों में देखेंगे तो मंगल और सूर्य को जो है पापी ग्रहों की संज्ञा दी गई है। चंद्रमा भी अगर इसमें जो है कृष्ण पक्ष का आ जाता है तब भी इसको जो है क्रूर ग्रहों के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। बहुत सारे जातकों की कुंडली में अगर यह क्रूर या पापी ग्रह जो हैं मारक स्थिति में आ जाए, अशुभ भाव में आ जाए तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी भारी दुर्घटनाएं, क्षतियां इत्यादि देखने को मिलती हैं और जीवन में बहुत सारे दुखों का उनको सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर शुभ भावों में शुभ ग्रह आ जाएं और कुंडली के ग्रहों और सूर्य और चंद्रमा के एक निश्चित अंशों पर अगर इन योगों का निर्माण हो जाए तो यही जातक जो है आगे चल के इनके भविष्य के लिए संबंधित बहुत सारी जो है अच्छी भविष्यवाणियाँ की जा सकती है। इन्हें हर प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, दुखों का सामना कम करना पड़ता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छा जीवन व्यतीत करने वाले जातक होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर कुंडली में कौन कौन से शुभ ग्रहों के कारण जो है किस प्रकार के योग बनते हैं। देखा जाए तो बहुत सारे शुभ अनगिनत योग हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ सरस्वती योग, महालक्ष्मी योग, कुबेर योग और नृप योग। जो नृप योग है इसको हम राजयोग या राजा का योग भी कहा जाता है। तो ये जो शुभ योग है कहीं ना कहीं धन से भी जुड़े हुए हैं। अगर ग्रहों की जो परिस्थितियां मैं अब बताने वाली हूँ इस भाव में, इस और अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों में अगर शुभ ग्रह आकर के बैठे हैं तो जाकर के आपकी कुंडली में इन योगों का निर्माण होगा और कहीं ना कहीं आप एक भाग्यशाली जातक कहलाएंगे। कुंडली में ग्रहों के योगों से जातक के जीवन में मंगल होने लगता है और अमंगल कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है। इवन कुंडली देखने के द्वारा हम ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि कौन से ग्रहों के कारण जो है इन जातकों का अमंगल नष्ट हो रहा है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो शुभ योगों की श्रृंखला में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 30 से 35 योग हैं जो शुभ योगों के अंतर्गत आते हैं। हालांकि बहुत सारे अनगिनत योग हैं, लेकिन अमूमन ज्योतिष शास्त्र में इन योगों को ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये जो योग बनते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुंडली में सरस्वती योग कैसे बनता है। जब भी सरस्वती योग बनेगा तो कहीं ना कहीं इसके कारण जो है जातक को मान मर्यादा भी प्राप्त होती है और धन की भी प्राप्ति होती है। पहले के समय में कहा जाता था कि जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी नहीं ठहरती और जिसके पास लक्ष्मी है उसके पास सरस्वती नहीं ठहरती। लेकिन कलयुग के समय में देखा जाए तो जिसके पास सरस्वती है उसी के पास लक्ष्मी देखने को मिलती है। तो सरस्वती का योग इस प्रकार है, आप अपनी कुंडलियाँ निकालिए और फिर देखिए क्या यह योग आपकी कुंडली में बन रहा है या नहीं। सरस्वती योग के लिए सबसे पहले आपको शुभ ग्रहों को देखना होता है। जो शुभ ग्रह जैसे मैंने आपको बताया है, एक आता है शुक्र, फिर गुरु और बुध। ये जो है ये
जो है 3 शुभ ग्रह बताए गए हैं। जब भी ये तीनों ग्रह एक दूसरे के साथ बैठे हुए हों, अर्थात या तो ये तीनों ग्रह एक ही साथ बैठे हुए हों, या फिर अगर ये कम से कम 2 ग्रहों की युक्ति भी आपस में हो रही है, लेकिन जो ये युक्ति आपको देखनी पड़ेगी, इन युक्ति जो होनी चाहिए, एक तो आपके केंद्र में होनी चाहिए, यानी आपके ये प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में। एक तो आपको ये देखना है। उसके बाद इन्हीं ग्रहों की युक्ति आपके जो है त्रिकोण में भी होनी चाहिए, यानी प्रथम भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में। अगर इन भावों में इन ग्रहों की युक्ति आपको दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हाँ, इस जातक की कुंडली में जो है सरस्वती योग बन रहा है। इसके साथ आपको ये भी देखना है कि ये योग तो हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सरस्वती के लिए बुध और गुरु को देखना अत्यंत आवश्यक है। अगर बुध मजबूत स्थिति में है तो आपके लिए अच्छा है, और अगर गुरु और अधिक मजबूत स्थिति में है तो गुरु का मजबूत होना यहाँ पे अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो गुरु मजबूत कैसे होगा? या तो गुरु उच्च राशि का हो, अर्थात कर्क राशि का हो, या फिर गुरु अपनी ही राशियों में आकर के बैठा हो, या धनु में बैठा हो, या मीन में बैठा हो, तब जाकर के ही गुरु जो है शुभ माना जाएगा, पावरफुल माना जाएगा। तो अगर गुरु इस प्रकार से बैठा हुआ है, इन राशियों में बैठा हुआ है, तब जाकर के आप कह सकते हैं। और जो मैंने भाव आपको बताए हैं, अगर इन भावों में आकर के इन ग्रहों का निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सरस्वती योग का निर्माण हो रहा है। और ये जो सरस्वती योग है, इसका जो जातक को जो है बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम ये कहा जाता है कि इस योग के कारण कहीं ना कहीं सरस्वती माँ की कृपा जातकों के ऊपर देखने को मिलती है। ऐसे जातक चाहे वो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हों, ज्ञान से जुड़े हुए हों, संगीत से, लेखन हो, शिक्षा हो, अध्यापन हो, इस प्रकार के क्षेत्रों से अगर ये लोग जुड़े हुए होते हैं तो कहीं ना कहीं विशेष रूप से इनको ख्याति अवश्य प्राप्त होती है। यह योग जो है जातक को विद्या और बुद्धि के साथ साथ कहीं ना कहीं वाणी का भी चतुरता प्रदान करता है, यानी वाणी में एक प्रकार की शक्ति होती है। जब भी यह कभी जातक बोलते हैं तो सामने वाले इनकी बातों को सुनकर के मुग्ध अवश्य हो जाते हैं। इसके कारण बुद्धि जो है इन जातकों की बहुत प्रखर हो जाती है। जिन भी लोगों की कुंडली में ये योग बन रहा है तो इस योग के कारण ऐसे लोग जो हैं शिक्षा क्षेत्र में तो जुड़े हुए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लेखन क्षेत्र में भी इन लोगों को अच्छी महारत प्राप्त होती है। अगर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, चाहे आप शास्त्रीय संगीत से या क्लासिकल म्यूज़िक से किसी के साथ भी जुड़े हुए हैं, तब भी आप लोगों को इसका फ़ायदा होता है। और कला में हर प्रकार की जो भी कलाएं होती हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं इन लोगों को अच्छी महारत प्राप्त होती है। और आगे चल के इन्हीं के द्वारा ही यह लोग जो है आगे विख्यात भी होते हैं। क्योंकि देखा जाए, क्योंकि गुरु जो है और जो बुध है, ये बुद्धि, गुरु ज्ञान का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, और शुक्र जो है जिसके कारण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो जब ये 3 शुभ ग्रह आपस में मिलते हैं तो अच्छा शुभ योग ही बनता है। ऐसे जातक जिनकी भी कुंडली में यह योग बन रहा है, ऐसे लोग धनवान अवश्य होते हैं, बहुत ही अधिक प्रभावशाली होते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि ये लोग फेमस भी होते हैं। जिन भी लोगों की कुंडली में यह योग बनता है तो सरस्वती की कृपा और साथ में माता लक्ष्मी की कृपा भी ऐसे लोगों को हमेशा प्राप्त होती रहती है। तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी भी इनको अपना आशीर्वाद देती ही है, क्योंकि माता सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों ही आपस में बहनें हैं। कुंडली में बनने वाला अगला धन प्रदायक योग, जिसको हम कहते हैं महालक्ष्मी योग, जो महालक्ष्मी योग है, यह ज्योतिष में यह योग भी बहुत ही शुभ योग माना जाता है। और देखा जाए तो यह योग बहुत ही कम लोगों की कुंडलियों में देखने को मिलता है। जब भी यह योग बनता है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को जो है धन की कमी कभी नहीं होती है, उनके पास भरपूर मात्रा में धन होता ही है। इस योग का निर्माण कैसे होता है? शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि जब भी कुंडली में आपका चंद्रमा प्लस मंगल, इन दोनों के द्वारा ही इस महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल का कारक है और चंद्रमा की उत्पत्ति जल से हुई थी। लक्ष्मी को भी देखा जाए तो लक्ष्मी की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का इस योग में बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता ही है। इस योग के कारण जातक को अपार धन, सुख, समृद्धि सब प्राप्त होती है। महालक्ष्मी योग जिस भी जातक की कुंडली में बनता है तो ऐसा जातक जो है अपार संपदा और धन
वान जातक होता है। इस योग के कारण कभी भी जातक के जीवन में धन की कमी होती नहीं है और उसे नाना प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। वह हर प्रकार के लग्जरियस लाइफ को जीने वाला होता है और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता है। जिन भी लोगों की कुंडली में महालक्ष्मी योग बन रहा होता है उन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा होती है और यह लोग हमेशा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहते हैं। इस योग के प्रभाव के कारण जातक के जीवन में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वह समाप्त हो जाती हैं और पॉजिटिव बदलाव ऐसे लोगों के जीवन में देखने को अवश्य मिलते हैं। अब आता है कि आखिर इस योग का कुंडली में निर्माण होता कैसे है। तो आप अपनी कुंडली निकालिए। तो महालक्ष्मी योग जो बनता है, जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा और मंगल के कारण बनता है। तो सर्वप्रथम आपको देखना है कि आपकी कुंडली में जो चंद्रमा और मंगल है यह खासकर दोनों एक ही साथ किसी भी भाव में आकर के अगर बैठे हुए हैं, युक्ति करके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। और विशेष रूप से यह योग तब ज़्यादा अधिक फलदायी हो जाता है जब यह योग खास कर देखा जाए तो इस वाले जो है द्वितीय भाग में ये बने, क्योंकि यह जो है कुटुंब का भाव भी है और धन का भाव भी है। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा और मंगल आकर के बैठ जाते हैं तब भी महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। तो यह अधिक फलदायी, शुभ फलदायी होता है। उसके पश्चात जो है आपको देखना होगा कि आपका जो नवम भाव है, तो नवम भाव कहीं ना कहीं किस्मत का, भाग्य का भाव है। तो किस्मत से भी आपको धन की प्राप्ति होती रहती है, किस्मत आपका साथ देती है। तो अगर चंद्रमा और मंगल की युक्ति नवम भाव में हो रही है तब भी आपको फायदा होता है। उसके बाद जो है जो दसम भाव है, तो दसम भाव जो है आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, आपकी कार्य क्षमता का भाव है। आप यहाँ पर भी अगर चंद्रमा और मंगल की अगर युक्ति हो रही है तब भी आपकी कुंडली में महालक्ष्मी योग बन रहा है। और अगला भाव है जिसे हम कहते हैं लाभ भाव अर्थात एकादश भाव। अगर एकादश भाव में भी चंद्रमा और मंगल दोनों आपस में युक्ति करके बैठे हुए हैं तब भी आपकी कुंडली में, क्योंकि ये जो लाभ भाव का क्षेत्र है और जब दोनों ग्रह यहाँ पे बैठ जाएंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति हमेशा किसी न किसी रूप से होती ही रहेगी। द्वितीय भाव क्योंकि धन भाव होता है इसीलिए, नवम भाव भाग्य का भाव हो गया, दसम भाव आपके कर्म का भाव हो गया, एकादश भाव लाभ भाव हो गया। इसीलिए इन भावों में अगर आकर के ये दोनों ग्रह बैठ जाते हैं तो आपको महालक्ष्मी योग भरपूर रूप से आपकी कुंडली में परिलक्षित होगा और हर चीज़ की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन बाकी जो दूसरे भाव हैं, अभी जैसे त्रिकोण के भाव अगर हो जाते हैं या केंद्र वाले भाव है, यहाँ पर भी अगर आकर के बैठ जाते हैं तब भी यह योग जो है फलीभूत होता ही है, लेकिन ज़्यादा शुभ प्रभाव इन भावों में देखने को मिलता है। महालक्ष्मी योग का एक अन्य निर्माण इस प्रकार से भी देखा जा सकता है। अगर जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर एकादश भाव में आकर के अगर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं और यहाँ पर बैठ करके अगर उनकी कोई राशि यहाँ पर आकर के बैठी हुई है, मान लीजिए मीन राशि बैठी हुई है, धनु राशि आकर के बैठे, क्योंकि मीन में जो है उनकी अपनी राशि है, धनु राशि उनकी अपनी राशि है। तो अगर कोई दो राशियां यहाँ पर आकर के बैठ जाती हैं, इवन शुक्र से संबंधित राशियां भी अगर यहाँ पे बैठ जाती हैं, तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है आपके धन भाव पर आकर के पड़ेगी, जिसके कारण भी जातकों की कुंडली में महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है और इस योग से जातक की जो दरिद्रता है वह दूर हो जाती है, उसे धन से संबंधित परेशानियां नहीं होती हैं। अगला योग आता है जिसको हम कहते हैं कुबेर योग। कुबेर योग भी कुंडली में धन से जुड़ा हुआ ही योग माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार देखा जाए कि ये भी एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इस योग के कारण जातक की में जीवन में धन, समृद्धि, यह सब कहीं ना कहीं परिलक्षित होती ही है। जितने भी जातकों की कुंडली में अगर कुबेर योग बन रहा हो तो ऐसे जातकों को धन, संपत्ति, ख्याति और कहीं ना कहीं समृद्धि का आशीर्वाद इनके ऊपर बना ही रहता है। यह योग तब बनता है जब कुंडली के दूसरे और 11वें भाव के जो स्वामी होते हैं वह अपनी ही राशि या फिर उच्च राशि में आ करके बैठ जाते हैं, तब भी कुबेर योग का निर्माण होता है। इसके अलावा इन दोनों ग्रहों के बीच में या तो परिवर्तन हो जाए, यानी जो
एकादश भाव में बैठा है और जो राशि जो है द्वादश भाव में बैठी है, ये दोनों राशियां जो है आपस में परिवर्तन कर ले, यानी इसका स्वामी इधर और इसका स्वामी इधर चला जाए, तब भी कहीं ना कहीं कुबेर योग का निर्माण होता है। या फिर ये दृष्टिपात भी करते हैं और या युक्ति भी आपस में कर लेते हैं, तब भी जातक की कुंडली में कुबेर योग बनता ही है। अब कुबेर योग आपको कुंडली में किस प्रकार से बनता है, बनेगा, उसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। तो कुबेर योग के लिए सर्वप्रथम आपको जो देखना होता है, फर्स्ट ग्रह आता है जिसको हम कहते हैं गुरु ग्रह या शुभ ग्रह आता है। फिर आपको देखना है चंद्रमा, देखना है कि चंद्रमा कहाँ है। फिर उसमें है सूर्य ग्रह, तो ये 3 ग्रहों को आपको देखना होगा। अब ये तीनों ग्रह यहाँ तो आपके तृतीय भाव में आकर के बैठे हों, यहाँ पर बैठे हुए हों, या फिर आपके ये जो है पंचम भाव में आकर के, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव हो जाता है, या फिर आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में आकर के अगर ये बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जातक की कुंडली में कुबेर योग का निर्माण होता है। लेकिन शर्त इसमें एक यही है कि ये जो योग है ये तब बनेगा जब यह बलवान होकर के बैठेंगे। तो ये तीनों ग्रह मान लीजिए उच्च के, अब सपोज मान लीजिए गुरु और जो चंद्रमा है ये तृतीय भाव मन पे आकर के बैठ जाएं और यहाँ पर जो ये उच्च का हो जाए, तो यानी 4 नंबर में अगर गुरु और चंद्रमा, तो चंद्रमा का ये अपना घर हो गया, गुरु यहाँ पे उच्च हो गए, और कहीं ना कहीं सूर्य भी अगर अपनी ही उच्च राशि में आकर के बैठ जाता है, तब तो सोने पे सुहागा। तो ऐसे जातकों की कुंडली में जो है कुबेर योग देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो तीसरा भाव है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी का भाव है, आपके कर्म का भाव है। जब यहाँ पे ये ग्रह बैठेंगे तो सीधा इनकी दृष्टि जो है नवम भाव पर पड़ेगी, और नवम भाव पर पड़ने के कारण किस्मत का साथ भी आपको मिलने लगेगा। तो इस प्रकार से अगर ये तीनों ग्रह जो हैं अच्छी भली परिस्थिति में अगर आ जाते हैं, तो ऐसे जातकों के जीवन में देखा जाए तो धन की कभी कमी नहीं होती है। ऐसे जातक कुबेर के समान जीने वाले होते हैं, धनी होते हैं, वैभव युक्त होते हैं, और कुबेर योग के निर्माण के कारण ऐसे जातकों के जीवन में कभी भी ना तो धन संबंधी परेशानी आती है, किस्मत हमेशा इनका साथ देती है, और हमेशा ऐसे लोग प्रभावशाली लोग होते हैं, जिसके कारण आगे जितने भी लोग होते हैं वे उनके प्रभाव को मानने वाले होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। कुबेर योग का एक अन्य सूत्र इस प्रकार से है, कुंडली में आपको देखना है धन का भाव। जो धन का भाव होता है ये दूसरा भाव होता है, यहाँ से आपका संचित धन भी देखा जाता है, और यहीं से आपका परिवार कुटुंब भी देखा जाता है। तो दूसरा भाव इन सब का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। और उसके बाद आपको देखना है 11वां भाव। जो 11वां भाव है वो आपकी लाभ प्राप्ति का होता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होता है, आपके आय का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। तो इन दोनों भावों को भी आपको ध्यान देना है। यदि इन दोनों भावों के जो भी स्वामी होते हैं, यह स्वामी अपनी उच्च राशि में आकर के बैठे हुए हों, जो भी नंबर यहाँ पर पड़ रहा है दूसरे भाव में और आपके एकादश भाव में जो भी राशि आकर के बैठी हुई है, ये राशि का जो स्वामी है या तो अपनी राशि में ही आकर के बैठ जाए या फिर ये उच्च का होकर के बैठ जाता है, तब भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कुबेर योग बनेगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि गुरु अगर यहाँ पर आकर के बैठ गया है और गुरु की दृष्टि अगर जो है यहाँ पर पड़ रही है, मान लीजिए यहाँ पर गुरु की अगर धनी राशि आ जाती है, अब ये 4 तो 5 6 7, अब यहाँ पे शुक्र की राशि आ जाएगी। तो शुक्र की राशि में जो है उनकी हालांकि शत्रु की राशि है, लेकिन फिर भी शुक्र यहाँ पे धन प्रदायक है, धन के भाव में आकर के बैठे। तो जब गुरु की दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी, तब जाकर के ऐसे जातक को कुटुंब से भी फायदा होता है, वाणी से भी फायदा होता है, धन से भी फायदा होता है। और अगर ऐसे जातक जो अपने परिवार से जुड़े हुए व्यवसायों को अगर करने लगते हैं, तो उनको अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरा एक सूत्र ये भी है कि यदि इन दोनों भावों के स्वामी अपनी राशियों में भी अगर आके बैठ जाते हैं, तब भी कुबेर योग का निर्माण होता है। या फिर ये दोनों ही भाव, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु जो है मान लीजिए 4 नंबर की राशि में आके बैठे हुए हैं, और यहाँ पर आपका जो है 4 5 6 7, और ये जो 7 नंबर है ये शुक्र की राशि बन जाएगी। तो अगर शुक्र गुरु के घर में और गुरु शुक्र के घर में आ गए, तो यहाँ पे राशि परिवर्तन हो जाता है। तो अगर इस प्रकार का भी आपका एकादश और द्वितीय भाव का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, तब भी आपकी कुंडली में जो है कुबेर योग का निर्माण हो रहा है।
एक अगला सूत्र ये भी है कि अगर जब भी इस प्रकार का कोई परिवर्तन हो रहा है या फिर ये दोनों ग्रह एक ही भाव में आके बैठ जाए, मान लीजिए जो गुरु है, गुरु की जो राशि ये है, तो गुरु और शुक्र आकर के यहाँ पे बैठ जाए, या ये दोनों जो है यहाँ पर आकर के बैठ जाए, फिर दोनों ही मिलके द्वितीय भाव पर दृष्टिपात करेंगे, तब भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कुबेर योग का निर्माण होगा। ग्रहों की अगर शुभ दृष्टियां भी इनके ऊपर किसी न किसी रूप में पड़ जाती हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपकी कुंडली में गुरु यहाँ पे बैठे हैं या शुभ चंद्रमा यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं, बुध भी यहाँ पर आकर के बैठे हैं, तो चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, वह अन्य भाव में बैठ करके अगर मान लीजिए कोई अष्टम में आके बैठा है, तो यहाँ से वह सीधा द्वितीय भाव में उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो शुभ ग्रहों की दृष्टि भी अगर इस प्रकार से द्वितीय भाव में पड़ रही है, तब भी कहीं ना कहीं आपके कुंडली में कुबेर योग का निर्माण हो रहा है, और धन से जो भी समस्याएं होती हैं, धन से जुड़ी हुई, वे आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगी ही नहीं। आपके पास अपार धन संपदा होगी। तो ग्रहों की जो शुभ दृष्टियां हैं और शुभ ग्रह अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं, या ग्रह स्वयं अपनी ही राशि के ऊपर अगर दृष्टिपात करने लगते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पर जो है शुक्र का है, और अगर शुक्र की राशि यहाँ पे बैठी हुई नंबर बैठा हुआ है, और यहाँ पे शुक्र ही अगर दृष्टिपात करने लग पड़े, और यहाँ पे कोई ग्रह ना हो लेकिन तुला राशि हो या वृष राशि हो, तो इस प्रकार से भी अगर वो अपनी ही राशि पे दृष्टिपात करेंगे, तब भी आपकी कुंडली में जो है कुबेर योग का निर्माण होगा। तो जब जातक की कुंडली में यह योग बनता है, तो ऐसे जातकों की जो वित्तीय कंडीशन होती है बहुत अच्छी होती है। आर्थिक रूप से ऐसे जातक बहुत ही मजबूत होते हैं। भौतिक सुखों की उनको जो है हमेशा प्राप्ति होती रहती है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा यह योग दिलवाने वाला होता है। व्यक्ति की जो भी इच्छाएं होती हैं, इन सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला यह योग कहलाता है। तो जो कुबेर योग है, यह बहुत कम लोगों की कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में है तो कहीं ना कहीं आप लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। अगला योग आता है जिसको हम कहते हैं नृप योग। नृप का मतलब होता है राजा, अर्थात आपकी कुंडली में कोई ना कोई ऐसा राजयोग अवश्य होगा जो आपको राजा के समान जीवन व्यतीत करवाने वाला हो। अर्थात आपकी कुंडली में इस प्रकार का कोई ना कोई योग जरूर बन रहा होगा जिसके कारण आप एक राजा के समान जिंदगी जीने वाले होंगे। अर्थात अभी के समय में राजा महाराजा तो नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी बड़े बड़े क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट में काम करने वाले हैं, या फिर जो पुश्तैनी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की कुंडलियों में नृप योग देखने को बनता ही है। अब नृप योग जो है बनेगा कैसे, तो शास्त्रों में कहा गया है यह एक बहुत ही शुभ योग है, और यह योग भी अमूमन बहुत जल्दी लोगों की कुंडली में देखने को नहीं मिलता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में 3 या 3 से अधिक उच्च ग्रह आकर के कुंडली के भावों में कहीं पर भी आकर के अगर बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोग जो है राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। अब उच्च ग्रह किस प्रकार से हो गया, मान लीजिए जो शुक्र ग्रह है, ये शुभ ग्रह है, तो ये मीन राशि में 12 नंबर में आ जाए, नंबर 4 में गुरु आ जाए, और या फिर जो चंद्रमा है वह दूसरे नंबर में आ जाए, सूर्य 1 नंबर पर आ जाए, और बुध 6 नंबर में बुध आ जाए, ठीक है, 12 नंबर में शुक्र आ जाए, फिर 10 नंबर में मंगल आ जाए, तो और जो शनि है वो 7 नंबर में शनि आ जाए। राहु और केतु, अगर राहु जो है वृष राशि में उचका हो जाता है, तुला राशि में भी उचका होता है, तो उसके ऑपोजिट देखा जाए तो वृष राशि के ऑपोजिट जो वृश्चिक राशि पड़ेगी, तो वृश्चिक राशि में जो है केतु वहाँ पे उचका हो जाता है। तो अगर इस प्रकार से अगर किसी भी जातक की कुंडली में 3 ग्रह भी हैं, तब भी ऐसा जातक जो है राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। तो जो भी मैंने आपको उच्च ग्रह बताए हैं, आपकी कुंडली में कोई भी उच्च ग्रह हो सकते हैं, और अगर यह कहीं पर भी आकर के बैठे हुए हैं, इवन मैं कहती हूँ त्रिकोण में आकर के बैठ जाएं, केंद्र में बैठ जाएं, या उपचय भावों में बैठ जाएं, या 3, 6, 8, 12 में भी आकर के अगर ये बैठ जाते हैं,
तब भी ऐसा जातक कहीं ना कहीं राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है, क्योंकि आपकी कुंडली में ये जो उच्च के ग्रह हैं ये कहीं ना कहीं आपको शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। एक तो सबसे पहले इनकी दृष्टियां काम करेंगी, तो जब उच्च ग्रह की दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर पड़ती हैं तो वह शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। जातक के ऊपर देखा जाए तो किसी न किसी प्रकार से किसी देवी या देवता की कृपा हमेशा बनी रहती है। इनको उच्च पद की प्राप्ति होती है, हर प्रकार की सुख और समृद्धि ऐसे जातक के जीवन में आती है। ऐसा जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है। इवन जैसे मैंने कहा, अगर ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ जाएं, अभी राजनीतिक क्षेत्र में अगर आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं ये सब एक तरह से राजा के समान ही ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। सरकारी बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, नौकर चाकर इनके पास हैं, एरोप्लेन में घूमने वगैरह जाते हैं, या इनकी जो भी यात्राएँ होती हैं एरोप्लेन से होती हैं। तो हर चीज़ की सहूलियत प्लस धन की कमी इनको होती नहीं है, तो हर चीज़ जो है इनको प्राप्त होती है, सुख सुविधाएँ इनके पास होती हैं, प्रसिद्ध यह लोग होते हैं, देश विदेश में भी जाने माने व्यक्ति होते हैं। तो 3 या 3 से अधिक शुभ ग्रह अगर कुंडली में मिल जाते हैं तो ऐसा जातक जो है राजा तो होता ही है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है देश का प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं या बहुत सारे ऐसे करोड़पति लोग आपने देखे होंगे जो करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं। तो इन लोगों का भी कहीं ना कहीं जो है ये लोग फेमस होते हैं, चाहे आप अंबानी को लीजिए, चाहे आप अडानी को लीजिए, या जितने भी बड़े बड़े फेमस लोग हैं इनको ले लीजिए, टाटा है, बिरला है। तो इनके कुंडलियों में कहीं ना कहीं इस प्रकार के योग अवश्य बन रहे हैं कि यह राजा के समान जिंदगी जीने वाले होते हैं। जिस तरह से राजा को सभी लोग जानते हैं उसी प्रकार से इन लोगों को भी देश या विदेश में भी इनकी ख्याति हमेशा फैली हुई होती है। और इन लोगों के पास धन से जुड़ी हुई तो कभी समस्या होती ही नहीं है, बशर्ते बाकी ग्रह भी देखने पड़ेंगे। शारीरिक प्रॉब्लम या कुछ अन्य प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन सुख दुख जीवन में लगा रहता है। लेकिन ऐसे लोग ज़िंदगी अच्छी जीने वाले होते हैं और देवीय कृपा इनको कहीं ना कहीं से प्राप्त होती ही रहती है। तो ये मैंने आज वीडियो में आपको जो है 4 शुभ योग आपको बताए हैं, सरस्वती, महालक्ष्मी, कुबेर और नृप योग। अगले वीडियो में मैं बाकी के योग बताऊंगी। आशा करती हूँ ये योग अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं। और जो मैंने जानकारी दी है इसके लिए कमेंट जरूर करके बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिए। कुछ भी कमेंट्स लिखिए, अच्छा लगा है तो यस कीजिए, बुरा लगा है तो भी आप लिख के बताइए ताकि आगे मैं कुछ और चेंजेस कर सकूँ। तो धन्यवाद, आज यहीं तक। इति शुभम, नमस्कार।